हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन geometryschool.in, इंडियाज नंबर वन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे बैच में, जिसका नाम है जीरो टू हीरो बैच। स्टूडेंट, इस बैच में मैं आज आपको कराऊंगी विद्या ज्ञान स्कूल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है फॉर एंट्रेंस एग्जाम इन 6th क्लास। उसमें मैं आपको इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुकी हूँ प्रीवियस ईयर पेपर का। आज जो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कराने वाली हूँ वो है हमारा हिंदी सॉल्यूशन। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हिंदी का। यहाँ पर प्रीवियस पेपर जो आपका खंड के हिंदी भाग है उसका हम कंप्लीट क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके विद्या ज्ञान में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था फॉर 6th क्लास उसका। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपका जो एग्जाम है 2 घंटे 15 मिनट का, इसके कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं क्योंकि खंड के यहाँ का स्टार्टिंग पोर्शन है। हिंदी सबसे फर्स्ट इसमें फर्स्ट पूछी जाती है, तो उससे पहले एग्जाम की यहाँ पर कुछ निर्देश है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। आपको यहाँ पर इस पेपर में 100 क्वेश्चन मिलते हैं। परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटे 15 मिनट की होती है। पूर्णांक इसका आपका 100 है। वही आपका ये पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए कोई भी नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो गणित का, रीजनिंग, गणित में ही रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, सामान्य ज्ञान, हिंदी और आपका इंग्लिश इसमें आता है। कंप्लीट पेपर ये आपका हिंदी भाषा में होता है। सिर्फ इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो आपको इंग्लिश में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रफ वर्क करने के लिए आपको अलग से यहाँ पर स्पेस दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा खंड के हिंदी। हिंदी भाषा में जो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, मैं आपको विद्या ज्ञान स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस के वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो को तो आप वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको विद्या ज्ञान स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस कराने वाली हूँ। चैप्टर वाइज आपको मैं हर सब्जेक्ट के चैप्टर यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी विद द एक्सरसाइज। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। उत्तर पत्रक में सही विकल्प पर गोले से काला करें। हमें क्या करना है, गोले को काला करना है, ब्लैक पेन का यूज आपको करना है। और आपको एक उत्तर पत्रक दिया जाता है, मीन्स ओएमआर शीट, जो अलग से आपको, जिसमें आंसर आपको सर्कल करने होते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, जिससे आपको पता चलेगा कि चैप्टर को पढ़ना भी इस वाले एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट बुक में किसी भी चैप्टर से, किसी भी लाइन से यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको साथ साथ सॉल्यूशन का प्रूफ भी दिखाऊंगी कि वो क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और बच्चों बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। स्टार्ट। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख प्रेमचंद की किस कहानी के प्रमुख पात्र हैं? इट मीन्स कि ये किसी कहानी से क्वेश्चन आया है। तो जो आपकी यहाँ पर 5वीं कक्षा की प्राथमिक विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसकी पुस्तक से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, ये 2 कैरेक्टर एक कहानी है। प्रेमचंद जो कि बहुत अच्छे निबंधकार और कहानीकार है प्रेमचंद, तो यहाँ पर एक कहानी है उनकी, जिसमें एक अलगू चौधरी और एक जुम्मन शेख, 2 दोस्तों की गाढ़ी मित्रता की ये कहानी है। तो ये किस कहानी के पात्र हैं, आपको ये बताना है कि ये किस कहानी के कैरेक्टर है। कफन, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ये सारी ही प्रेमचंद की कहानियां है, उनके उपन्यास है। लेकिन जुम्मन शेख और अलगू चौधरी किस चैप्टर में है ये दोनों कैरेक्टर? तो ये क्वेश्चन है हमारा पंच परमेश्वर। यहाँ पर ये पंचायत का चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा न्याय और अन्याय की बात है। जब मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगी तो इसकी कंप्लीट स्टोरी मैं आपको समझाऊंगी। तो पंच परमेश्वर एक चैप्टर है जिसमें ये दोनों पात्र है। चलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखिए इसका प्रूफ ये कहाँ से लिया गया है। पंच परमेश्वर जो कि प्रेमचंद का एक यहाँ पर निबंध है। देखिए प्रेमचंद के द्वारा ये लिखा गया है, मैंने उसी की यहाँ पर कॉपी लगाई है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन भी साझा था। इसी तरह से कंप्लीट चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है पंच परमेश्वर। और देखिए मैंने फिर ये दिखाने के लिए कि ये चैप्टर जो है प्रेमचंद का है, उसका लास्ट पार्ट भी यहाँ पर लगाया है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और गले लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया, मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। ये 2 दोस्तों का चैप्टर है। तो जब हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे तब मैं आपको कंप्लीट इसकी स्टोरी समझाऊंगी।
तो पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। तो यहाँ से इसका आंसर क्लियर हो गया कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र है प्रेमचंद की, पंच परमेश्वर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित रचना है। यहाँ पर आपसे एक रचना दी गई है, आपको चार, इनमें से पूछा है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने इनमें से कौन सी रचना लिखी है। तो देखिए बच्चों, जो यहाँ पर पाठ्यक्रम में चैप्टर्स है वहां से भी क्वेश्चन आए हुए, जितना व्याकरण पूछा गया है उतना ही इसमें चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए। तो देखिए यहाँ पर जो कहानी की जो रचनाएं, उनके नाम मैं और मेरा देश, मेरी शिक्षा, तीन सवाल, चिड़िया का दाना, इनमें से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने कौन सी रचना लिखी है। तो बच्चों इसका ऑप्शन है मैं और मेरा देश। चलिए इसका भी हम यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। मैं और मेरा देश ये भी कलरव पुस्तक का ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर यहाँ पर 8। और ये देखिए इसके रचयिता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने ये पूरा चैप्टर लिखा है। ये उनकी बायोग्राफी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म क्या हुआ था, इनके द्वारा इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, जिनकी मुस्काई माटी हो गई सोना, दीप जले शंख, इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी रचनाएं हैं। तो देखिए मैं और मेरा देश किसके द्वारा रचित की रचना है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है। ये कौन सी है इनकी रचना, मैं और मेरा देश। मग शब्द का पर्यायवाची है। अब हमारा यहाँ से व्याकरण का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों इसी बुक से ही व्याकरण के क्वेश्चन भी लिए गए हैं। जो आपके अभ्यास कार्य में व्याकरण दी हुई है वहीं से इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए। तो आपको ये बुक कंप्लीट करनी है, क्या मेरे साथ हर वीडियो के साथ हर चैप्टर को कंप्लीट करके चलेंगे। मग शब्द का पर्यायवाची, मग होता है बच्चों रास्ता, राह, डगर, जितने भी आपके रास्ते के लिए पर्यायवाची होते हैं तो मग मतलब होता है रास्ता या पथ। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर, क्योंकि पथ मतलब भी रास्ता, राह, रास्ता, डग, तो इस तरह का जो यहाँ पर हम डग तो कदम को बोलते हैं, तो मग होता है हमारा यहाँ पर रास्ता। तो पथिक होता है चलने वाला, डग यहाँ पर कदम, रग यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है करेक्ट, वो रंग। और इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन है पथ। पथ मतलब मग या रास्ता या राह। ये हमारे यहाँ पर तीन चार पर्यायवाची है, मग, राह, रास्ता और पथ। पथिक होता है पथ पर चलने वाला राही या राह पर चलने वाला राही। तो ये हमारे यहाँ पर मग के पर्यायवाची है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, पथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्गम शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग बच्चों क्या होता है, उपसर्ग होता है जो मुख्य शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बनाता है। तो यहाँ पर दुर्गम में जो उपसर्ग छिपा है वो क्या है, दुर्ग, दुर्ग, दुर या गम। यहाँ पर उपसर्ग पहले लगता है, तो पहले गम तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि गम तो बाद में। और दुर्गम कैसे बना है, दुर प्लस गम, तो दुर प्लस गम। तो यहाँ पर हमारा जो दुर है वो उपसर्ग और गम हमारा यहाँ पर मुख्य शब्द है। तो यहाँ पर हम दुर की बात करें तो रे इसमें मात्रा के रूप में यूज हुआ है आधा। तो ये कैसे बनेगा, दे उ रे ये। तो देखिए दे उ और ये रे। तो यहाँ पर हमारा उपसर्ग जो मेन मुख्य शब्द के आगे लगा है वो क्या है, दुर, दुर प्लस गम, दुर्गम। तो उपसर्ग यहाँ पर जो यूज हुआ है दुर्गम में वो है दुर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। मिलावट शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय होता है बच्चों जो मुख्य शब्द के बाद में लगता है, उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है मिलावट शब्द में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है। तो देखिए मिलावट, मिल प्लस आवट, तो मिलावट बनके क्या बना, मिल प्लस आवट, तो बना मिलावट। तो लावट कोई वर्ड नहीं क्योंकि हमारा मुख्य शब्द होना जरूरी है। तो मिल यहाँ पर हमारा मुख्य शब्द है, तो मिल प्लस आवट बना मिलावट। तो करेक्ट ऑप्शन ए। इनमें से शुद्ध शब्द है, यहाँ पर हमें शुद्ध शब्द चुनना है, मीन्स करेक्ट वर्ड कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। दवाइयाँ अभी तक ठीक है, बहुवचन रूप में दवाइयाँ लिखा हुआ है, चंद्र बिंदु भी लगा हुआ है। पहले और ऑप्शन देखते हैं। सत्याग्रह, सत्याग्रह में ये वाला रह यूज नहीं होता है, तो घर वाला ग्रह है। स्वराज, स्वराज कुछ नहीं होता, स्वराज, स आधा स व राज, यहाँ लेकिन आ की मात्रा लगी हुई है, गलत हो गया। अंतरराष्ट्रीय में हमारी यहाँ पर रा की मात्रा गलत लगी हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर दवाइयाँ। दवाइयाँ यहाँ पर करेक्ट वर्ड शब्द इन्होंने लिखा हुआ है चंद्र बिंदु के साथ। तो दवाइयाँ इज द करेक्ट स्पेलिंग। तो शुद्ध शुद्ध शब्द यहाँ पर क्या हुआ, दवाइयाँ। वह घाव जो जल्दी नहीं भरता के लिए उपयुक्त एक शब्द है। बच्चों ये क्वेश्चन लिया गया है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जो घाव जल्दी नहीं भरता, जो चोट आपकी जल्दी नहीं भरती वो क्या बन जाता है,
नासूर, तो यहाँ पर देखते हैं नासूर है, यस। नासूर मीन जो घाव जल्दी नहीं भरता, और हम बोलते हैं ना कि ये घाव नासूर बन चुका है, क्योंकि निरंतर हम उसे नहीं कहेंगे, निरंतर मतलब लगातार होता है। घायल जो व्यक्ति को चोट लग जाती है उसे घायल कहा जाता है। रोग हम बीमारी को कहते हैं। तो तीन ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल ही गलत हो गए। तो जो घाव जल्दी नहीं भरता वो क्या बन जाता है, नासूर। उसके लिए एक शब्द यूज होता है नासूर। क्वेश्चन नंबर 8, कादर मन कहूं एक अधारा पंक्ति में कादर शब्द का अर्थ है। बच्चों ये भी आपकी कलरव पुस्तक से लिया गया है कि कादर का क्या अर्थ होता है यहाँ पर। तो कादर मन कहूं एक अधारा, जो कादर होते हैं उनका मतलब होता है कायर, जो डरते हैं, उनके मन क्या होते हैं, हमेशा अधूरे रहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कायर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ से लिया गया है। ये पंक्ति आपकी देखिए, तुलसीदास जी के दोहे में कादर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। जो कुछ कायर नहीं करना नहीं चाहते वो क्या बस बैठकर ईश्वर का गुणगान करते हैं, जिन्हें कुछ नहीं करना होता। तो ये कहाँ से लिया गया है, तुलसीदास जी के दोहे से। कादर मन कहूं एक अधारा, तो हमें यहाँ पर कादर का अर्थ बताना था। और जो इस पाठ की अभ्यास है, कार्य है, उसमें शब्द दिए गए हैं। तो कादर का अर्थ होता है कायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ कादर का करेक्ट ऑप्शन कायर। विवाह उत्सव का संधि विच्छेद होगा। बच्चों संधि क्या होती है, संधि होती है जो दो शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम संधि बोलते हैं। दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर हमें संधि विच्छेद करना है, मीन संधि जो बनी है उसे तोड़कर बताना है। तो संधि शब्द हमारा है विवाह उत्सव, विवाह का उत्सव। तो देखिए यहाँ पर शब्द लिया गया है विवाह उत्सव। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा, विवाह प्लस उत्सव। तो क्या बनेगा इसकी संधि, अगर आप तोड़ेंगे तो विवाह, इन शब्दों को अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, उत्सव, विवाह उत्सव। तो देखिए कैसे, विवाह में आपको पता है हमारा व्यंजन है, और व्यंजन को बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो है में कौन सी आवाज है, ए। और ये क्या है बच्चों, हमारा उ। ए और उ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ। जब हम संधि पढ़ते हैं तो यहाँ हमारी अयादी संधि है, गुण संधि है, जो क्या करती है, गुण बदल जाता है और आ और उ मिलकर ओ बनाते हैं। तो अगर आप इसे ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, विवाह उत्सव को आप तोड़ेंगे वापस से तो विवाह प्लस उत्सव, तो विवाह उत्सव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर सी, विवाह प्लस उत्सव। देखिए हमने ये कर लिया था इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र शब्द का विलोम है। बच्चों अगर आपको स्वतंत्र का मतलब पता है तो आप इसका उल्टा अर्थ बता देंगे। विलोम शब्द का बच्चों क्या मतलब होता है, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। और पर्यायवाची क्या होते हैं, समान अर्थ वाले। जैसे हमने पथ के समानार्थी पूछे थे सारे, तो पथ का मग हो गया, मग पथ रहा। यहाँ हमसे पूछा है विलोम मीन्स उल्टा। ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर स्वतंत्र मीन्स आजाद, और आजादी का उल्टा क्या होता है, गुलामी। तो हमें देखना है स्वतंत्र का विलोम उल्टा क्या होता है। गणतंत्र नहीं, लोगों को गणतंत्र, प्रजातंत्र होता है, प्रजा का राज। स्वाधीन मीन्स आजाद होना, अपने अधीन होना, आजाद। परतंत्र, तो यहाँ पर स्वतंत्र का उल्टा परतंत्र, गुलाम होना, किसी का दूसरे पर निर्भर होना। तो स्वतंत्र मीन्स आजाद और परतंत्र मीन्स गुलाम। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चिड़िया बहुत निराश हुई में वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं बच्चों, पहले तो विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण मीन्स जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्रिया क्या है, निराश होना। चिड़िया क्या है, संज्ञा, और निराश हुई एक क्रिया है कि वह बहुत दुखी हुई। तो क्रिया विशेषण क्या है, यहाँ पर जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, बहुत निराश हुई, वेरी अपसेट थी, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर हमारी क्रिया विशेषण क्या है, बहुत, क्योंकि हुई तो हमारा क्या है, एक अकर्मक क्रिया है, निराश होना हमारी क्रिया है, चिड़िया हमारी संज्ञा है। तो क्रिया विशेषण मीन्स क्रिया की जो यहाँ पर विशेषता बताते हैं। तो निराश हुई मीन्स बहुत निराश हुई। तो क्रिया की विशेषता यहाँ पर क्या हुई, क्रिया विशेषण बहुत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। का वर्षा डैश, ये कविता से एक लाइन ली गई है, ये भी एक दोहा है। का वर्षा डैश, रिक्त स्थान में आने वाला उत्तर लिखे। क्या वर्षा जब चिड़िया खानी, क्या वर्षा पुनि का पछताने, क्या वर्षा जब समय चूकी, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने। तो अभी मैंने आपको जो यहाँ पर दोहे दिखाए थे उससे ही ये वाला क्वेश्चन भी लिया गया है। चलिए देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है वैसे जब कृषि सुखाने। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुणे का पछताने। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि उस वर्षा का क्या फायदा जब कृषि की किसान की फसल ही सूख जाए, समय चूकने पर अब पछताने का क्या फायदा।
जब क्योंकि किसान का सबसे अच्छा मददगार क्या होता है, समय पर आई हुई वर्षा। तो ऐसी वर्षा का किसान को कोई फायदा नहीं जो समय के बाद आए, जब कृषि की किसान की सारी फसल सूख जाए। इसी तरह ऐसी मदद और ऐसे काम पर क्या पछताना जो हमें समय पर ना मिले। तो हमें पंक्ति को पूरा करना था। का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो देखिए जरा यहाँ पर चार ऑप्शन उसी के ही है। तो क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, ये हमारी पंक्ति को पूरा करना था। तो यहाँ पर क्लियर हो गया क्या ऑप्शन है, जब कृषि सुखाने। देखिए 13 क्वेश्चन, कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन को ही सब कुछ मानना, उत्पादन बढ़ाओ खर्च घटाओ अपव्यय बिल्कुल ना करो, यह कथन किसका है। ये बात किसने कही है कि कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कठोर अनुशासन डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें प्रोडक्शन ज्यादा करनी चाहिए, खर्च अपने घटा देने चाहिए और हमें बिल्कुल भी फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं। ये कथन है बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और ये भी आपकी कलरव पुस्तिका से पाठ 13 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हीं का ही कथन है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका सॉल्यूशन। सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र था कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। अपने 75वें जन्म दिवस पर उन्होंने राष्ट्र को संदेश क्या दिया था, उत्पादन बढ़ाओ खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो, कि ज्यादा से ज्यादा अपने देश में उत्पादन बढ़ाओ, खर्चा कम करो और फालतू खर्चा तो बिल्कुल ही नहीं करो। ये किसका कथन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इन्हीं के चैप्टर से ये लिया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सत्य के लिए आग्रह वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। सत्य के लिए आग्रह करना बच्चों क्या कहलाता है, सत्याग्रह। गांधी जी ने क्या किया था, सत्य के लिए आग्रह किया था अंग्रेजों के सामने, तो उस वाले आंदोलन को क्या कहा गया, सत्याग्रह। तो यहाँ पर एक शब्द क्या आएगा सत्य के लिए आग्रह का, सत्याग्रह। और करेक्ट स्पेलिंग बच्चों ये है, देखिए सत्याग्रह दिए हुए लेकिन स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर क्या ग्रह वाला दे दिया, जैसे पृथ्वी मार्स जुपिटर ये क्या होते हैं, ग्रह होते हैं हमारे, ये ग्रह घर वाला ग्रह। और यहाँ पर हमारी ग्रह स्पेलिंग गलत है क्योंकि वो क्या कहलाएगा, सत्याग्रह। सत्य और आग्रह मिलके ये हमारा समास बना है बच्चों, सत्य प्लस आग्रह मिलकर क्या बनता है, सत्याग्रह। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बनेगा इसका आंसर, सत्याग्रह। तो करेक्ट आंसर है हमारा सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। पाहन का समानार्थी होता है, वाहन बच्चों पत्थर को कहा जाता है, तो पाहन का समानार्थी मीन समान अर्थ देने वाला। पाहन हमारा जो है तत्सम है, संस्कृत भाषा का शब्द है और हिंदी में हम तद्भव कहते हैं। जो शब्द हमारे संस्कृत भाषा से लिए गए और हिंदी में उनका बदल के इस्तेमाल किया जाता है वो सब तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर पत्थर क्या है, पाहन का समानार्थी है। ओके बच्चों, तो पत्थर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से यहाँ पर 5 क्वेश्चन है आपके, जो पैसेज से लिए गए, एक अनुच्छेद आपको दिया जाएगा, उससे फिर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले हम अनुच्छेद देखते हैं। लंदन बम धमाकों की जिज्ञासा की गूंज भारतीय लोक नाटकों में सुनाई देती है। बम धमाकों के 1 महीने बाद जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए, उस पर पूर्वी भारत के कोलकाता शहर में नाट्य प्रस्तुति की तैयारी चल रही थी। इस नाटक दल ने पूरे हिंदुस्तान से कारीगर बुलाए ताकि लंदन की अहम जगहों रेलगाड़ियों को मंच पर दिखाया जा सके। प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की भूमिका के लिए पार्थ सारथी को चुना गया। नाटक का संदेश होगा कि आतंकवाद से कोई लाभ नहीं है, साथ ही यात्रा में लंदन की आबादी और उनकी संस्कृति को दिखाया जाएगा। यात्रा नामक यह लोक नाटक परंपरा जिसे गांव और शहरों में घूम घूम कर दिखाया जाता है, ये बेहद ही लोकप्रिय परंपरा है। तो बच्चों यहाँ पर लंदन में बम धमाके जो हुए हैं उसे एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत करना जा रहे हैं, तो उसी लोक नाटक को यहाँ पर यात्रा कहा गया है। चलिए देखते हैं इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर इसी अनुच्छेद से देने हैं। अनुच्छेद में जोरदार आवाज के लिए उपयुक्त शब्द है गूंज, यात्रा, धमाका, जिज्ञासा। तो देखिए बच्चों अभी हमने पढ़ा था लंदन बम धमाकों की जोर की आवाज की गूंज, तो यहाँ पर जिज्ञासा है, तो इसके लिए करेक्ट वर्ड क्या है हमारा, जिज्ञासा। कोलकाता शहर में किस विषय पर नाट्य की प्रस्तुति चल रही थी बच्चों, किस विषय को लेके नाट्य प्रस्तुत हो रहा था, लंदन में हुए बम धमाके। अभी हमने पढ़ा था, देखिए पैसेज में यहाँ पर बम धमाकों से 1 महीने बाद इस कोलकाता के शहर में नाट्य की प्रस्तुति चल रही थी। इस नाटक में पूरे हिंदुस्तान के कारीगर बुलाए गए थे, तो इसके लिए एक नौलनोक नाटक सुंदर कराया जा रहा था।
तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है लंदन में हुए बम धमाकों के लिए। इस अनुच्छेद के आधार पर यात्रा का अर्थ होगा यात्रा, एक लोक नाट्य परंपरा, लंदन की आबादी है लोकप्रिय। तो किसको यात्रा नाम किसको दिया है बच्चों? एक लोक नाट्य परंपरा को नाम दिया है यात्रा। नाटक का क्या संदेश होगा? लंदन की अहम जगहों के बारे में बताना, यात्रा का प्रचार करना, आतंकवाद से कोई लाभ नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर क्या है बच्चों? देखिए जरा, तो हमने क्या बात की थी? नाटक का संदेश होगा कि आतंकवाद से कोई लाभ नहीं है, कि आतंकवाद से देश को कोई लाभ नहीं होता। तो इस नाटक का क्या था हमारा संदेश? आतंकवाद से कोई लाभ नहीं। जो लोगों को पसंद आए के लिए अनुच्छेद में प्रत्युक्त शब्द चुनिए। जो लोगों को पसंद आए वो क्या होते हैं बच्चों? लोकप्रिय। तो यात्रा एक लोकप्रिय नाटक है, अभी उन्होंने बताया था। तो जो लोगों को पसंद आता है, तो जिज्ञासा नहीं, लोकप्रिय। परंपरा उनकी उनकी प्रस्तुति करना मीन्स प्रेजेंट करना। तो जो लोगों को पसंद आए वो क्या कहलाता है? लोकप्रिय। तो बच्चों ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर था, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू कराया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि आपको किस तरह से एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि बिल्कुल डीप में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों इसी तरह से आप हमारी ऐप को इंस्टॉल, ज्योमेट्री स्कूल ऐप है हमारा, आप इसे एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी हम विद्या ज्ञान का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको हर चैप्टर की वीडियोस प्लस उसकी क्विजेज, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आपको वहां पर क्विजेज मिलेंगी। प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर आप वहां डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर कोर्स परचेज करने पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाएगा। ओके स्टूडेंट, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी ही मिलती हूँ नई वीडियो में नए चैप्टर की वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट, सी यू, बाय बाय।